इन अ डिफरेंट की बाय जॉन डॉनविन एंड कैरन जुकर। मानसिक बीमारियों को लेकर अमेरिकन मेडिकल कम्युनिटी का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। साल 2007 की बात है, न्यू जर्सी की एक बस में 2 आदमियों ने एक ऑटिस्टिक किशोर को परेशान करना शुरू कर दिया। वो किशोर बार बार एक सी हरकत कर रहा था। ये बात उन दोनों को अजीब लग रही थी। वो बार बार उसे तंग करते। इसी वक्त बस में कोई दूसरा आदमी उठ खड़ा हुआ और उन दोनों को डांटते हुए कहा कि इस लड़के को ऑटिज्म है, आप दोनों इसे तंग न करें और चुप बैठें। इस घटना से ये पता चलता है कि आज भी ऑटिज्म के बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं और इस बीमारी से जूझ रहे लोग और उनके अपने बाकी दुनिया की जागरूकता बढ़ाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। 1940 के दशक में पहली बार ऑटिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तब से लेकर आज तक बहुत स्टडीज और जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन उतनी ही इसका शिकार लोगों की गिनती भी बढ़ी है। इस किताब से पता चलता है कि समय के साथ ऑटिज्म के बारे में लोगों के विचार कैसे बदले हैं और किन पहलुओं पर आज भी बहस होती है। इस समरी को पढ़कर आप जानेंगे ऑटिज्म का शिकार पहला इंसान कौन था, मूर्ख शब्द पहले मेडिकल डिक्शनरी में शामिल क्यों था, ऑटिज्म और वैक्सीन के बीच क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर समाज में मानसिक बीमारी को अलग नजरिए से देखा जाता रहा है। जैसे अगर रशिया की बात करें तो 15वीं सदी में ये माना जाता था कि ऐसी बीमारियां ईश्वर की देन है। इस तरह के लोगों को एक पवित्र मूर्ख के तौर पर देखा जाता था और उनका समाज उनकी रक्षा करता था। जबकि ये 20वीं सदी के शुरुआती दौर में अमेरिकी समाज की सोच से काफी अलग है। इस दौरान वहाँ मानसिक रोगियों को मेंटली डिफेक्टिव कहा जाता था और इनकी सुरक्षा की जगह इनका शुद्धिकरण किया जाता था। ये शब्द डिफेक्टिव साल 1902 में बनाया गया था और इसे किसी भी तरह की दिमागी बीमारी वाले इंसान के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था, फिर वो चाहे मिर्गी हो, डाउन सिंड्रोम हो या दिमाग की कोई भी और बीमारी हो। इन लोगों के इलाज का एक ही तरीका था कि इनको बाहरी दुनिया से दूर रखकर इलाज के लिए सेंटरों में भर्ती कर दिया जाए। भले ही आज की तारीख में हम डिफेक्टिव शब्द को बुरा मानते हो, पर उस दौर में ये सिर्फ एक मेडिकल शब्द था जिसे आम लोगों से अलग बर्ताव करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान ऐसे और भी कई शब्दों के इस्तेमाल किए जाने लगे थे। जैसे इडियट का मतलब था कि ऐसे किसी रोगी का दिमाग 3 साल से कम उम्र के किसी बच्चे जितना ही था। इम्बिसाइल 3 से 7 साल के बच्चे और मोरॉन 7 से 10 साल के बीच के बच्चे के बराबर दिमागी ताकत वाले इंसान को कहा जाता था। ऑटिज्म के इतिहास में एक और काला अध्याय था यूजेनिक्स आंदोलन। यूजेनिक्स का मोटे तौर पर मतलब निकलता है अच्छी नस्ल पैदा करना। इसे सपोर्ट करने वालों का मानना था कि सिर्फ उन लोगों को ही बच्चे पैदा करना चाहिए जो पूरी तरह से फिट हैं, ताकि आने वाली जनरेशन में किसी तरह की जेनेटिक बीमारी न हो। किसी जेनेटिक या मानसिक बीमारी वाले इंसान को समाज के लिए खतरे के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि इनसे पैदा हुए बच्चे खराब नस्ल के हो सकते हैं और इससे इंसानियत की शुद्धता खराब हो सकती है और उसका भविष्य भी। इसलिए बेहतर है कि ऐसी किसी संभावना को पहले ही खत्म कर दिया जाए। 1920 के दशक के दौरान बहुत से डॉक्टर और बायोलॉजिस्ट इस सोच का सपोर्ट किया करते थे। यहाँ तक कि थियोडोर रूजवेल्ट जैसे बड़े नेता भी इससे सहमत थे। इसे हार्वर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटीज और न्यूयॉर्क टाइम्स में जोर शोर से फैलाया गया और प्लान्ड पेरेंटहुड के फाउंडर मार्गरेट सेंगर जैसे सोशल एक्टिविस्ट ने भी बहुत सपोर्ट किया। इस समय के आसपास यूएस के 17 राज्यों ने जबरन नसबंदी को वैध कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जो इसे एक कदम आगे ले जाना चाहते थे। 1942 में न्यूरोलॉजिस्ट रॉबर्ट फोस्टर कैनेडी ने अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने ऐसी बीमारियों को नेचर की गलती बताते हुए इसे मर्सी किलिंग से ठीक करने की बात कही। डोनाल्ड ट्रिपलेट के मरीज की वजह से ऑटिज्म को पहचाना जा सका। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के माता पिता की परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक छोटा बच्चा जो बीमार है पर उसकी बीमारी को समझ पाना डॉक्टरों के लिए भी एक चुनौती है। साल 1933 में मिसिसिपी में रहने वाले मैरी और बीमन ट्रिपलेट नाम के कपल के घर डोनाल्ड नाम के बच्चे के पैदा होने के साथ ही मुश्किलें आ गई। डोनाल्ड का बर्ताव शुरू से ही अजीबोगरीब था, खास तौर पर जब बात लैंग्वेज की हो। डोनाल्ड 6 कहने की जगह हेक्सागन कहता और आप की जगह मैं का इस्तेमाल करता। ज्यादा परेशानी तब नजर आने लगी जब डोनाल्ड ने बिना किसी वजह से बिजनेस, ट्रम्पेट वाइन और फूलों के नाम दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन डोनाल्ड अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 2 साल की उम्र में ही वो सारे अल्फाबेट सीधे और उल्टे बोल सकता था और किसी खिलौने को खोलकर उसे वैसे का वैसा फिट कर सकता था। उसके माता पिता के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि वो भावनात्मक रूप से बहुत अलग था।
ऐसा लगता था कि उसे अपने माता पिता या किसी और की परवाह नहीं है। वो सबसे ज्यादा खुश तब होता था जब बस अपने आप में रहता था। उसे खिलौनों से खेलकर या बर्तनों के ढक्कन फर्श पर घुमाकर मजा आता था। अगर कोई उसके कामों में रुकावट डाले तो डोनाल्ड हाथ पैर चलाने लगता था। उसे किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं था, फिर वो चाहे उसके रूटीन में हो या अपने आसपास के माहौल में। अफसोस की बात ये थी कि 1930 के दशक में डोनाल्ड की परेशानी को समझ पाने की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे लक्षणों के लिए कोई नाम तक नहीं था। डॉक्टर बस यही सलाह दे सकते थे कि उस समय चल रहे ट्रेंड का पालन करे, यानी किसी केयर सेंटर में भेज दे जहां उसकी देखभाल की जा सके। लेकिन ऐसे ही किसी सेंटर में 1 साल बिताने के बाद भी डोनाल्ड में कोई बदलाव नहीं आया था। इसलिए उसे बाल्टीमोर के जाने माने जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में भर्ती करके डॉक्टर लियो कनेर की देखरेख में रखा गया। अगले कुछ सालों में डॉक्टर कनेर ने डोनाल्ड को बहुत गौर से देखा और इस अजीब सी कंडीशन के लिए डायग्नोसिस बनाना शुरू कर दिया। बच्चों में ऑटिज्म के लिए उनकी माओं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। साल 1943 में कनेर ने ऑटिस्टिक डिस्टर्बेंस ऑफ इफेक्टिव कॉन्टैक्ट नाम का एक ऐसा पेपर पब्लिश किया जो मील का पत्थर साबित हुआ। इसे उन्होंने डोनाल्ड जैसे 11 बच्चों की स्टडी करके लिखा था। अपनी स्टडी के बाद कनेर ने ऐसे लक्षणों के लिए एक नया शब्द दिया, ऑटिज्म। इसमें 3 बातें जरूर पाई जाती थी। पहला, बाकी लोगों से ना मिलजुल पाना, अपने आप में या अकेले रहने की आदत और एक ऐसी रूटीन की जिद। कनेर ने इस बात पर जोर दिया कि ये शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिनकी सेहत और दिमाग बहुत ज्यादा खराब न हुए हों। उनके पेपर में ये भी कहा गया कि ऑटिज्म को कोई नई घटना नहीं माना जाना चाहिए। इसकी जगह इसे ऐसी बीमारी कहा जाना चाहिए जिसे अब तक पहचाना नहीं जा सका था। इसके पीछे कनेर ने एक ऐसी थियोरी को सामने रखा जो गलत होते हुए भी बहुत लोकप्रिय हो गई थी। इसे रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी कहा गया। इसमें कहा गया कि जो माएं अपने बच्चों से प्यार नहीं जताती या उनकी तरफ से लापरवाही होती है, उनके बच्चे ऐसे हालात से बचने के लिए ऑटिस्टिक बन जाते हैं। कनेर की थ्योरी को जल्द ही बहुत से लोगों का सपोर्ट मिल गया। इसमें शिकागो यूनिवर्सिटी के ऑर्थोजेनिक स्कूल के डायरेक्टर ब्रूनो बेटलहेम भी शामिल थे। ये संस्था बच्चों के केयर सेंटर की तरह ही थी। लेकिन भले ही बेटलहेम खुद को डॉक्टर कहने की जिद पर अड़े हों, वो लाइसेंस वाले डॉक्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने आर्ट हिस्ट्री में पीएचडी की थी। लेकिन इसके बावजूद 1950 और 1960 के दशक के दौरान वे रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर थे और इसकी वकालत किया करते थे। मार्सिया नाम की एक ऑटिस्टिक बच्ची वेदर शब्द को लेकर डर जाती थी। उसके मामले में बेटलहेम ने ये कह दिया कि वो इसलिए डर रही है कि कहीं उसकी माँ उसे खा न ले, क्योंकि इस शब्द को वी ईट हर कहा जाता है। उनका ये दावा भी था कि इस अस्पताल में अपनी माँ से दूर रहकर उसका जो इलाज चल रहा था, उसकी वजह से मार्सिया पूरी तरह ठीक हो रही थी। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने में एक ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। ये कितने दुख की बात है कि कोई आपके बच्चे को छीन कर ले जाए और ऊपर से आपको ही गुनाहगार ठहरा दे। लेकिन बेटलहेम बिल्कुल यही कर रहा था और इस बात का अंदाजा लगाना आसान है कि इसकी चपेट में आए माता पिता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। 1960 के दशक में माता पिता और कुछ एक्टिविस्ट इस सोच के खिलाफ एकजुट हो गए कि ऑटिज्म के पीछे गलत या लापरवाह पेरेंटिंग छिपी है और इसकी सही वजह पता लगानी चाहिए। रुथ सुलिवन आर्मी में नर्स का काम कर चुकी थी। उनका बेटा भी ऑटिस्टिक था, पर वो इस गलत सोच के खिलाफ डटकर खड़े होने वालों में से एक थी। उनके 7 बच्चे थे, उनमें से जो नाम का एक ही बेटा ऑटिज्म का शिकार था। 1963 में वो जो को उन एक्सपर्ट्स को दिखाने के लिए ले गई जिनको कनेर ट्रेनिंग दे चुके थे, लेकिन वहाँ भी उनको यही बताया गया कि वही अपने बेटे की बीमारी की वजह है। लेकिन ये कैसे हो सकता था? एक ही घर में 7 बच्चों की परवरिश हो पर सिर्फ एक पर ही असर पड़े। डॉक्टरों और नर्सों के पास सुलिवन के सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर भी उन्होंने सुलिवन से ये कहा कि वे ऑटिज्म से जुड़ी कोई किताब या जानकारी ना पढ़ें, वरना वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी। सुलिवन ने ये सलाह नहीं मानी और इसे तकदीर का लिखा मानकर चुप हो जाने की जगह नेशनल सोसाइटी फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन नाम की एक संस्था बना दी। इस संस्था ने पूरे यूएस में उन परिवारों को आपस में जुड़ने में मदद की जिनके घर ऑटिस्टिक बच्चे थे। सुलिवन ने मीडिया और कानून की मदद ली और इस बात के लिए अपील दायर की कि स्कूलों में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जगह बनाई जाए। उस समय स्कूलों के लिए मानसिक बीमारियों वाले बच्चों के लिए ये कहकर एडमिशन मना कर दिया जाता था कि वो पढ़ाई के लायक नहीं है। ये फैसला कानून के दायरे में आता था, लेकिन सुलिवन को पता था कि उसे क्या करना है। उसने क्लासरूम में ज्यादा टीचरों और अटेंडेंट्स को बुलाने की मांग की ताकि ऑटिस्टिक बच्चों की सही देखभाल की जा सके। 1960 के दशक में सुलिवन ने बड़े अधिकारियों, राजनेताओं और रिसर्चर्स के साथ जुड़ना शुरू कर दिया।
और धीरे धीरे ऑटिस्टिक बच्चों से होने वाला भेदभाव उनके लिए एक्सेप्टेंस में बदलने लगा। आगे चलकर सुलिवन ने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बर्नार्ड रिमलैंड के साथ काम किया, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर मदर थियरी की गलती को पहचाना। उन्होंने कहा कि इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक डेटा या सबूत नहीं था। ऑटिज्म को लेकर गलत और गुमराह करने वाली थियरीज दी जाती रही हैं। एक्टिविस्ट अपनी तरफ से काफी बदलाव ले आए, लेकिन इस जीत के बावजूद ऑटिज्म से प्रभावित परिवारों और लोगों के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। 1960 के दशक में साइकोलॉजी की फील्ड में अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस ABA बढ़ रहा था। इसे एक नॉर्वेजियन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ईवर लोवास ने दुनिया के सामने रखा था, जिसने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत गलत तरीके के इलाज की वकालत की, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी, डांट फटकार और पिटाई। लोवास का मानना था कि इन तरीकों से बच्चे सामान्य बर्ताव करने लगेंगे और ऑटिस्टिक रवैया छोड़ने को राजी हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ABA ने 1-on-1 थेरेपी सेशंस को शामिल किया। इसमें सोशल स्किल बढ़ाने और अच्छे बर्ताव पर रिवॉर्ड देने जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। ये इलाज काफी लोकप्रिय है। इसका सपोर्ट करने वालों का मानना है कि ABA ऑटिस्टिक बच्चों को बेहतर बनाने और बदलने में मदद करता है। हालांकि इसके खिलाफ खड़े लोगों का कहना है कि ABA और कुछ नहीं बल्कि डॉग ट्रेनिंग का इंसानी रूप है। वो उसकी शुरुआत पर सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि ये सब ऑटिस्टिक बच्चों को नॉर्मल दिखाने का एक तरीका भर है। ऑटिज्म के बारे में हाल ही में एक अफवाह चली है कि वैक्सीनेशन और ऑटिज्म के बीच संबंध है। पिछले 2 दशकों में ऑटिज्म की बढ़ती संख्या को देखकर कुछ लोगों ने इसे महामारी का नाम दे दिया है। साल 1988 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड ने लैंसेट मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने खसरा, मम्प्स और रुबेला से बचाव के लिए दी जाने वाली MMR वैक्सीन को ऑटिज्म से जोड़ दिया। हालांकि वेकफील्ड का आर्टिकल रिसर्च पर आधारित था, लेकिन बाद में कोई भी स्टडी इसे साबित नहीं कर सकी। इस वजह से उनके दावे को खारिज कर दिया गया। इस वजह से साल 2010 में यह आर्टिकल हटा दिया गया और UK जनरल मेडिकल काउंसिल ने वेकफील्ड का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया। फिर भी ऐसे कई बड़े नाम हैं जो आज भी इस थ्योरी का सपोर्ट करते हैं। आज भी ऑटिज्म की कोई सटीक परिभाषा या सबसे अच्छा इलाज तय नहीं हो पाया है। कई लोगों को ऑटिज्म और उससे जुड़ी मुश्किलों की जानकारी साल 1988 में आई फिल्म रेन मैन से मिली, जिसमें डस्टिन हॉफमैन ने एक ऑटिस्टिक लेकिन बहुत समझदार इंसान और टॉम क्रूज ने उनके भाई की भूमिका निभाई है, जो अपने भाई से परेशान तो हैं, पर उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी है। इस फिल्म ने ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इससे पहले कि हम कुछ कर सकें, हमें पहले एक जैसी सोच बनाने की जरूरत है। यहाँ मुश्किल ये आ जाती है कि ऑटिज्म में बहुत सी कंडीशंस होती हैं, इसलिए एक जैसा इलाज सबको नहीं दिया जा सकता। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो बातचीत या अपना ध्यान तक नहीं रख सकते, वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ऑटिज्म कोई रुकावट नहीं है। ये लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अपनी देखभाल कर सकते हैं। इनके लिए ऑटिस्टिक होना एक खास पहचान है। इन लोगों में इतना टैलेंट है कि इनका इलाज करने की जगह इनको सम्मान दिया जाना चाहिए। इनके कुछ गुण तो तारीफ के काबिल होते हैं। जैसे कुछ ऑटिस्टिक लोगों को तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, जबकि कुछ लोग रेन मैन के हॉफमैन की तरह बहुत समझदार हैं। जैसे वो ईंटों की दीवार को देखकर तुरंत ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लगी हैं। ऑटिज्म को पहचानने में इतनी मुश्किल इसीलिए आती है क्योंकि इसे ब्लड या स्वैब टेस्ट से पकड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट की जो ये समझ सके कि उसे क्या पता लगाना है। ये तो तय है कि ऑटिज्म के लिए और ज्यादा समझ और खुले दिमाग की जरूरत है। इस एक बात पर हम सभी शायद सहमत हो सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव रोकना चाहिए। हालांकि हम ऑटिज्म को पूरी तरह से नहीं समझते और शायद ही कभी इसकी कोई परिभाषा बन पाए, फिर भी हम अपना दिल बड़ा कर सकते हैं और एक बेहतर कल की बुनियाद रख सकते हैं। कुल मिलाकर ऑटिज्म का एक लंबा और काला इतिहास है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। एक समय पर इसे मानव जाति के ऊपर किसी कलंक की तरह देखा जाता था या फिर माताओं की लापरवाही या टीके लगवाने के नुकसान के रूप में। लेकिन आज ऑटिज्म को लेकर काफी जानकारी जुटाई जा रही है, जिसकी वजह से इसे समझना आसान हो जाता है। साल दर साल हम और जागरूक होते जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में अभी भी बहस चल रही है कि इसके पीछे क्या वजह है और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या हो सकता है।